हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे, फ्लूइड बाउंड्रीज इसका टाइटल है। आप देख रहे होंगे भारत के कई राज्यों में सीमा विवाद को लेकर के, बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर के बहुत सारा तनाव है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तनाव की क्या वजह है और इसका क्या सोल्यूशन है, इस आर्टिकल में आप जानेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, खास करके जीएस पर्पज से। चलिए 7 क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना मत, ट्रांसलेशन करने के साथ में ग्रामर वोकैब जो आपको बताई जाए उस पर देना है खास अलग से ध्यान। साथ में कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी आपको ऊपर मिलेंगे। सबके सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी फ्लूइड बाउंड्रीज। देखिए, बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, और फ्लूइड का मतलब होता है जो लिक्विड हो, जो अनस्टेबल हो, जो चेंजेबल हो। लिक्विड क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं ना। आप पानी को चाहे बोतल में डाल दें, चाहे मग में डाल दें, चाहे गिलास में डाल दें, चाहे लोटे में डाल दें, अपनी शेप को वो चेंज करता रहेगा, तो वो चेंजेबल होता है फ्लूइड, है ना। लिक्विड कोई भी होता है वो अनस्टेबल होता है। कह रहे वैसे ही इंडिया की बाउंड्रीज भी अनस्टेबल है, बहुत ही फ्लूइड है। अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री बनाना चाह रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे एरियाज ऐसे मिलेंगे जहां लोग गुजराती बोलते होंगे और महाराष्ट्र में रहते होंगे, और ऐसा भी आपको उल्टा भी मिलेगा, मराठी बोलने वाले गुजरात में भी मिल जाएंगे। फ्लूइड बाउंड्रीज है। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। फ्लूइड वर्ड को नोट कर लेना। टाइटल पैराग्राफ ये कह रहा है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय अ पॉलिटिकल कल्चर रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी। कह रहा है जी जो डिस्प्यूट्स है ना, डिस्प्यूट का मतलब तो समझते ही आप, विवाद। और कैसे विवाद? जो है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब है दो स्टेट्स के बीच में, या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में। कह रहा है जी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच के जो विवाद हैं उनको महज सोल्व किया जा सकता है। और किसके जरिए भाई? बाय लगा के बता रहे हैं, जरिए एक पॉलिटिकल कल्चर के, एक सियासी संस्कृति के, जो रिस्पेक्टफुल हो, जो पूरी इज्जत देती हो हमारे देश की डाइवर्सिटी को, देश की विविधता को। अगर आप एक पॉलिटिशियन है तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वोट बांटने वाली राजनीति देश की डाइवर्सिटी पे नहीं लगानी है आपको। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो गुजराती मराठी का झगड़ा करवा के बाउंड्री डिस्प्यूट को हवा देने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। डिस्प्यूट्स आपका सब्जेक्ट है, कैन बी सॉल्व इसकी वर्ब है। वर्ब को मैं पिंक कलर दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सब्जेक्ट्स आपको ग्रीन में और वर्ब्स पिंक में मिलेंगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से इंप्रूव होती है। अब देखो इस सेंटेंस में एक एरर है, ढूंढ के बता सकते हो तो बताओ। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक्स में करवा चुका हूं, अभी बता दूंगा मैं। वर्ड्स की तरफ नजर डाल लेते हैं उतनी देर में। एरर जिनको मिल रही हो खुद से ढूंढने की कोशिश करना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या वैरायटी। हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। कोस कोस पे बदले पानी, दो कोस पे बदले पानी, सुना होगा आपने। हर थोड़े से एरिया के बाद में आपको अलग बोली मिल जाएगी, रिलीजन मिल जाएगा, कल्चर मिल जाएगा। यही हमारी डाइवर्सिटी है। इंटर स्टेट जो वर्ड है, इसमें इंटर और इंट्रा को नोट करना है। इंट्रा का मतलब होता है अंदरूनी, इंटर का मतलब होता है बाहरी। अगर इंट्रा स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट के अंदर की बात हो रही है। आप राजस्थान में ही जोधपुर से जयपुर जा रहे हो, इंट्रा स्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी स्टेट से बाहर दूसरी स्टेट में जा रहे हो, किसी अलग राज्य के अंदर जाके ट्रैवल करोगे। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? इंट्रा लग गया तो अंदरूनी, इंटर लग गया तो बाहरी, है ना। वैसे ही इंटरनेशनल मतलब कि हमारे देश के अंदर ही कोई काम हो रहा है तो वो इंटरनेशनल है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लगा दिया तो अब हमारे देश से बाहर होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा। इंट्रानेट होता है ऐसा इंटरनेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है, आप ही के कंप्यूटर्स उससे जुड़े होंगे। इंटरनेट वो नेट है, वो इंटरनेट है जिसमें सारी दुनिया के कंप्यूटर्स जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी जुड़ जाते हैं। तो ये इंटर और इंट्रा को ध्यान रखना है। अब उस एरर को करवा देता हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर है। और कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, जस्ट और ओनली। इंग्लिश में दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको, जिस वर्ड को मॉडिफाई करना है उसके बिल्कुल इमीडिएटली पहले आपको रखना होगा। बात आ रही है समझ में? मान लीजिए जस्ट से आपको मॉडिफाई करवाना है इस $25,000 को, तो जस्ट को इसके बिल्कुल पहले रखना है। मान लीजिए ओनली से आपको मॉडिफाई करवाना है बाय पुटिंग को, तो बाय पुटिंग से बिल्कुल पहले ओनली को रखना है। ऐसे ही कहीं इधर उधर नहीं रख देना है। अब बताता हूं कैसे, गलती कैसे मिलेगी। द हाउस वॉज वर्थ $80,000 एंड वी कुड जस्ट मैनेज 25,000। हाउस जो था वो वर्थ था, उसकी कीमत थी $80,000 की, और हम मैनेज कर पाए केवल 25,000। अब देखो केवल 25,000 नहीं लिखा मैंने जस्ट को लिख दिया यहां पे। एक्चुअल में अगर यहां लिखा है ना तो इसका मतलब पता क्या है, हम केवल मैनेज कर पाए 25,000, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है हमें मैनेज करने के अलावा कुछ और भी करना था और हम सिर्फ मैनेज कर पाए, ऐसी बात नहीं बोल रहे हम। मैनेज ही तो करना था हमें, लेकिन करना था 80,000 को, ना कि 25,000 को। तो केवल 25,000 अरेंज कर पाए, मैनेज कर पाए, तो मुझे जस्ट को यहाँ से उठा के सर यहाँ पे रख देना चाहिए। समझ में आ गई बात? सिर्फ 25,000 ही ला पाया तो सिर्फ को मैं 25,000 से पहले रखूंगा, ना कि ला पाया से पहले रखूंगा। वैसे ही द एग्जामिनेशन इज टफ एंड कैन ओनली बी करेक्ट बाय पुटिंग इन फोकस एंड डेडिकेशन इनटू योर प्रिपरेशन। ये एग्जाम बड़ा मुश्किल है और ये सिर्फ क्रैक किया जा सकता है पुट इन करके, डाल करके आपके फोकस और आपकी डेडिकेशन को, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन में। अब मुझे बताओ, क्या इसको सिर्फ क्रैक करना है या क्रैक किया जा सकता है सिर्फ फोकस और डेडिकेशन को पुट इन करके? समझ में आ रही है बात? सिर्फ क्रैक नहीं करना भाई, क्रैक ही तो करना है तो सिर्फ लगाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम को और क्या करोगे आप? एग्जाम को क्रैक ही करोगे, कुछ और भी कर सकते हो क्या? तो यहां पे सिर्फ क्यों लगाते हो? सिर्फ लगाओ यहां पे। ये क्रैक किया जा सकता है सिर्फ पुट इन करके, ओनली बाय पुटिंग इन जो है फोकस एंड डेडिकेशन। तो जहां पे सिर्फ की जरूरत हो, जस्ट और ओनली को बिल्कुल उसके पहले लगाना है। यहां भी इसने, भाई साहब ने यही गलती कर दी एडिटोरियल ने, कह रहे डिस्प्यूट्स को सिर्फ सॉल्व किया जा सकता है पॉलिटिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी से। गलत बात। डिस्प्यूट को तो सॉल्व ही करना है, सिर्फ की बात क्यों करते हो? आप बोलो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व सिर्फ बाय या ओनली बाय अ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी। बात आई समझ में? इस ओनली को यहां से उठा के मुझे यहां रखना चाहिए सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये एरर आपको मिलेगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में, खास करके मेंस के एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सके, और उसी के साथ में ऑलराइट, एग्जाम प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट लगाना। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं आपको रेफर करता हूं टेस्टबुक.com। इसलिए नहीं कि ये चैनल के स्पॉन्सर हैं, ये स्पॉन्सर भी इसीलिए हैं क्योंकि ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। आपको एक ही मॉक टेस्ट पास में हज़ारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर डिफ़िकल्टी लेवल के, इजी, डिफ़िकल्ट और हार्ड। तो जिसको तैयारी करनी है ना, फुल तैयारी का मौका इस मॉक टेस्ट पास में मिल जाता है। अब फिर से इस पर विंटर सेल आ चुकी है। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 269 रुपये में मिल रहा है। 23 दिसंबर तक ये सेल चलेगी, शुक्रवार तक, उससे पहले फ़ायदा ले लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक पास का। आप जब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे ईयरली पास दिखाएगा 299 का। इस प्राइस पे भी देखो और डिस्काउंट लेना है तो यूज़ करना कोड YT10। जैसे इस कोड को लगाओगे आपका प्राइस घट करके हो जाएगा 269। तो वैसे 400 रुपये रेगुलर कीमत है, 360 में देते हैं कभी, आज 270 में मिल रहा है। अगर लेना चाहते थे तो दिस इज़ द राइट टाइम। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा हुआ है। चलिए, वर्ड आज का अपना इंजैमिनेट। पहला इंजैमिनेट 2-3 दिन पहले ही आया था। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। मैं आपको कोई बात बोलूँ, बार बार बोलूँ, है ना, जोर दे के बोलूँ, तो मैं इंजैमिनेट कर रहा हूँ। इसको रिहाइड्रेट करना भी बोलते हैं, एम्फसाइज या एको करना भी बोलते हैं। हार्प ऑन इसकी एक फ्रेजल वर्ब है, सिनोनिमस, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में यूज होती है। हार्प ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का राग अलापते रहना, नेगेटिव फॉर्म में, है ना। रिहाइड्रेट, इंजैमिनेट तो पॉजिटिवली किया जा सकता है, कोई चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ। लेकिन जब मैं हार्प ऑन करूँगा तब इसका मतलब ये है मैं आपका खून पी रहा हूँ। द प्रिजनर इंजैमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने इंजैमिनेट किया, रिपीट किया अपनी रिक्वेस्ट को, जो थी मर्सी यानी दया के लिए, जज साहब के सामने। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज, रीआइटरेट। देखो कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। आज इंजैमिनेट नहीं आया ना, अगली क्लास में इंजैमिनेट आ जाएगा। तो सबको कनेक्ट करके रखना है सिनोनिम्स को। अगला अपना वर्ड आज का रिटोरिक। ये कल की क्लास में आया था, आज फिर आ गया। कल आया था ग्रैंडिलोक्वेंस, आज आ गया रिटोरिक। ऐसे बोल, बड़े बोल जो बाद में पूरे ना हो पाए, हाईफाई टॉक को बोलते हैं रिटोरिक। अपने नेता लोग जो करते हैं ना माइक पे, वो करते हैं रिटोरिक। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज सो फार। बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, हाईफाई टॉक के, जो रिफॉर्म्स को लेकर के थी, सुधारों को, बहुत ही कम अभी तक बदला है। लिटिल हैज़ चेंज, लिटिल का मतलब है ना के बराबर। तो बातें बहुत लेकिन बदला कुछ भी नहीं। चलिए रिटोरिक वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है जो इनसेपरेबल हो, जिसको अलग ना किया जा सकता हो। जैसे स्टूडेंट लाइफ और डिसिप्लिन इंटीग्रल पार्ट है एक दूसरे के। स्टूडेंट से डिसिप्लिन ले लिया और डिसिप्लिन से स्टूडेंट ले लिया, समझ रहे हो मेरी बात। इंटीग्रल पार्ट है जो है डिसिप्लिन स्टूडेंट की लाइफ का। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, है ना। वैसे रिस्क इज इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क जो होता है इंटीग्रल होता है, इनसेपरेबल होता है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। अब इंटीग्रल के सभी सिनोनिम्स हैं इनहेरेंट, इनेट, इमानेंट एंड अंडरलाइंग। अंडरलाइंग का मतलब है जो अंडरलाई कर रहा है, जो आधार में बैठा है ना। किसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं अंडरलाइंग फैक्टर, जो अंडर में लाई कर रहा है, वो इंटीग्रल भी होगा। ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट करना है। जहाँ ये वर्ड आएगा फिर से डिटेल में बताऊंगा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइसिव। आपने डिवीजन तो सुना ही है ना, भाग देना। डिवीजन मतलब
डिवाइड करना, है ना। तो डिवाइसिव वो चीज़ होगी जो आपको डिवाइड करे, जो आपको बांटे, समथिंग दैट कॉजेज डिवीजन। फूट डालने वाली चीज़ को बोलते हैं डिवाइसिव। पॉलिटिकल पार्टीज थ्राइव ऑन डिवाइसिव वोट बैंक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज फलती फूलती हैं, थ्राइव ऑन करती हैं फूट डालने वाली वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर। इसको एलिनेटिंग या डिस्कॉर्डेंट भी बोलते हैं। आज ये वर्ड डिसाइसिव आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है रिसेप्टिव। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ रिसेप्शन होती है कि नहीं होती। रिसेप्शन का काम क्या होता है, आपसे आपकी जो भी समस्या है पूछना, जिस भी काम से आप आए हो। रिसेप्शन आपको रिसीव करने के लिए होती है। और अगर आप रिसेप्टिव हैं तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबको रिसीव करते हैं, रिसेप्शन पे बैठे हैं। कहने का मतलब क्या, आप ओपन हैं सभी के लिए, जो चीज़ आपको बताई जाती है उसको सुनते हैं, है ना। जो भी समझ गए ना, ओपन एंड वेलकमिंग टू समथिंग न्यू इज रिसेप्टिव। अगर आप रिसेप्टिव हैं तो आप एमिनेबल या रिस्पॉन्सिव भी हैं। आज एमिनेबल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आई एम नॉट एमिनेबल टू चेंज। मैं चेंज के लिए ओपन नहीं हूं, मैं जिंदगी में बदलाव नहीं चाहता हूं। या आई एम नॉट रिसेप्टिव टू चेंज, ऐसे इस वर्ड को यूज भी किया जा सकता है। द टीम वॉज नॉट वेरी रिसेप्टिव टू द आइडियाज ऑफ द मैनेजमेंट। जो टीम थी वो ज़्यादा ओपन या रिसेप्टिव नहीं थी आइडियाज़ के लिए, मैनेजमेंट के, टीम की मैनेजमेंट के। तो वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज एमिनेबल। चलिए लास्ट वर्ड है डिफर। बहुत ही प्यारा वर्ड है, मैं खुद इस पर बहुत साल कंफ्यूज रहा, फिर मुझे पता लगा ये एक नहीं दो वर्ड्स हैं अलग अलग। देखिए डिफर वर्ड के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ को आगे के लिए पोस्टपोन कर देना। आपकी हॉलीडे ट्रिप थी 10 तारीख की, आपने उसको 15 तारीख कर दिया, ये आपने उसको डिफर कर दिया। डिफर का दूसरा मीनिंग होता है किसी की बात को सुनना और उसकी बात मान लेना रिस्पेक्ट के साथ। अब ये दूसरा मीनिंग तभी होगा जब डिफर के बाद में लगा होगा टू। फॉर्मूला भी दे दिया आपको, दो मीनिंग है। दूसरा मीनिंग कब लगा होगा, जब डिफर के बाद में टू लगा होगा। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। द गवर्नमेंट हैज डिफर्ड इट्स प्लान्स टू सेल इट्स स्टेक इन द इंडियन रेलवेज। गवर्नमेंट ने डिफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, होल्ड ऑफ कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है अपने प्लान्स को जो थे इसके स्टेक को बेचने के इंडियन रेलवेज में। तो अब इंडियन रेलवेज में अपना हिस्सा गवर्नमेंट लेट देरी से बेचेगी, अभी नहीं बेचेगी। दूसरा देखो, ये तो पहला मीनिंग। पॉलिटिशियन शुड ऑलवेज डिफर टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इलेक्टोरेट। नेताओं को हमेशा डिफर टू करना चाहिए, पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पूरा मानना चाहिए ना रिस्पेक्ट के साथ में, जरूरतों को और महत्वाकांक्षाओं को अपने वोटर्स की, अपने इलेक्टोरेट की। आगे बात समझ में, टू देखोगे आइडिया लग जाएगा। आज टू वाला मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। चलिए डिटेल में करवा दिए 6 वर्ड्स। अब जब आर्टिकल में आएंगे वहाँ पे आपका हो जाएगा रिवीजन। एक समरी आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा है। समरी ये इस आर्टिकल की कि महाराष्ट्र का बॉर्डर विवाद चल रहा है कर्नाटका के साथ, फिर महाराष्ट्र का बॉर्डर विवाद चल रहा है आंध्रा के साथ में, फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में असम और दूसरी कई स्टेट्स के बीच में भी बॉर्डर का विवाद मिल जाएगा। तो ये बॉर्डर के विवाद इंडिया में बहुत आम है, इंटर स्टेट जो है बॉर्डर विवाद। और इसका रीज़न क्या है, हमारे यहाँ पे लिंग्वल आधार पे, भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हुआ है। तो जब राज्य बनता है तो आसपास की भाषा के लोग किसी ना किसी जगह जो है गलत जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पे होता है विवाद। कुछ मराठी लोग अगर आंध्रा या कर्नाटका में रह गए, वो बोलेंगे कि हमारे एरिया को महाराष्ट्र में मिलवा दो। तो ये जो है ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न है लिंग्वल जो डिवीज़न। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया एक कल्चरली डाइवर्स प्लेस है। हमारी भाषाएं और हमारी डाइवर्सिटी हमारी एकता और हमारी ताकत है। इसको कमजोरी बना करके नेताओं को बाउंड्री विवाद को हवा नहीं देनी चाहिए। बाउंड्री के विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी, इसमें कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो किसी नेता को करनी ही नहीं चाहिए। बस अब यही घटना हुई है, महाराष्ट्र की घटना आपको बताएगा क्या पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है, और सजेस्ट कर रहा है कि छोड़ दो ये सब गलत काम, उल्टे धंधे, सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लो। शुरू करें आर्टिकल को। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह ही पढ़ाऊंगा, वैसे ही प्रोसेस करना। द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओवर areas that both states claim to be theirs has become nasty and noisy in recent weeks, even leading to violence. कह रहे जो डिस्प्यूट है, जो आपसी मतभेद है, और किस किस के बीच भाई, दो चीज़ों के बीच में। बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है आपको, बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो कह रहे इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है, अच्छा किस चीज़ को लेकर के भाई, डिस्प्यूट इज ओवर, डिस्प्यूट है इस चीज़ के ऊपर, ओवर लगा के बता रहा है उन एरियाज़ के ऊपर, उन जगहों के ऊपर जिनको दोनों ही स्टेट, दैट बोथ द स्टेट्स क्लेम, जिन जगहों को, जिन एरियाज़ को दोनों स्टेट्स कहती हैं कि हमारे हैं, और क्लेम क्या करती हैं, क्लेम करती हैं टू बी देयर्स, अपना अपना बताती हैं, टू बी देयर्स। कह रहे ये जो डिस्प्यूट है ना इस तरह का, ऐसे एरियाज़ पे, कह रहे ये डिस्प्यूट बन चुका है, हैज़ बिकम हो चुका है, बहुत ही गंदा, बहुत ही बैड, बहुत ही नेस्टी, और क्या हो चुका है, बहुत ही नॉइजी, बहुत ही शोरगुल भरा। और कब, रिसेंट वीक्स में, पिछले कई हफ्तों में।
कह रहे यहाँ तक कि लीड टू करते हुए हमें ले जाते हुए वायलेंस की तरफ, हिंसा की तरफ। आ गई बात समझ में? सेंटेंस का हो गया है पोस्टमार्टम, पूरा ब्रेक कर दिया हमने। डिस्प्यूट आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बिकम इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। स्टेट्स की वर्ब है क्लेम्स, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेस्टी का मतलब होता है भद्दा या गंदा, अनप्लेजेंट बैड अबॉमिनेबल। नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल भरा, क्या शोरगुल भरा जिसमें नॉइस हो। बढ़े आगे, चलो अब जल्दी से सभी लोग नॉइजी वर्ड का एक सिनोनिम बताएंगे, वन वर्ड, जो शुरू होता है कैक से। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को स्टिमुलेट करता हूं ताकि पेपर वाले माहौल के अंदर आपको अजीब ना लगे, वहां भी ऐसे ही याद करना आपको चीज़ों को। कैको से याद होने वाला, या आपको जो याद हो, जो आप बना सको, कैको से बनने वाला शोरगुल से जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड आपको याद है? जितने लोगों को याद है कमेंट्स में डालो, जिनको नहीं याद है कमेंट्स जाके पढ़ लेना। चलो आगे बढ़े। कह रहे जी कर्नाटका, एक सेकेंड, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई एंड महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोथ फ्रॉम द बीजेपी हैव क्रॉस्ड सॉर्ड्स पब्लिकली। कह रहे कर्नाटका के जो सीएम है मिस्टर बोम्मई और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है जो फडणवीस, इन दोनों ने दोनों जो है बीजेपी नाम की पार्टी से आते हैं। कह रहे इन्होंने क्रॉस स्वॉर्ड कर दिया है सबके सामने जाहिर तौर पे पब्लिकली। अब ये क्रॉस स्वॉर्ड क्या होता है? देखिए स्वॉर्ड होती है आपकी तलवार, क्रॉस का मतलब होता है आपस में भिड़ाना। जब तलवार से तलवार भिड़ा दोगे तो आप दुश्मन को चुनौती दे रहे हो, पब्लिकली आप हंगामा कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो अपनी दुश्मनी का। तो ये दोनों जो मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को क्रॉस करके बैठे हैं इन पब्लिक। अब ये सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बोम्मई ये फडणवीस इन दोनों की वर्ब है हैव क्रॉस स्वॉर्ड्स। अब ये क्रॉस स्वॉर्ड्स नाम की फ्रेजल वर्ब जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। झगड़ा करना, रेंगल करना, बिकर करना, ब्रॉल करना, तमाशा करना, क्रॉस स्वॉर्ड्स करना। अब ये स्वॉर्ड जो वर्ड है ना, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब पेपर में नहीं आएगा, पर कहीं बोलना पड़ जाए कहीं सुनना पड़ जाए। स्वॉर्ड नहीं होता है, क्या होता है? सॉर्ड। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू साइलेंट है, क्रॉस सॉर्ड है ना, सॉर्ड। अब देखो ये जो लड़ाई करने से रिलेटेड दो फ्रेजल वर्ब्स हैं एक दूसरे की उल्टी, पहली है टेक अप द हैचेट, दूसरी है बैरी द हैचेट। ये भी आपको कनेक्ट करनी है इसी वक्त। क्रॉस सॉर्ड का मतलब तो समझ ही गए, तलवार से तलवार भिड़ा दी तो झगड़ा हो गया। अब वैसे ही झगड़े करने के लिए दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, टेक अप द हैचेट एंड बैरी द हैचेट। देखिए हैचेट का मतलब होता है खुरपी, जिससे आप मारते हो काटते हो ना, वो वाली खुरपी, क्या बोलते हैं उसको, देख लेना, वो बड़ा सा होता है जो, है ना। और टेकअप का मतलब होता है हाथ में लेना। अगर खुरपी हाथ में ले लिया ना तो आपने स्टार्ट कर दिया है एक स्टार्ट टू स्टार्ट, अरे यार एक सेकेंड ना, टू स्टार्ट एनिमोसिटी विद समवन, है ना। एनिमल वाली एनिमी वाली फीलिंग्स जो है किसी के लिए अगर मन में आ जाए, झगड़ा शुरू कर रहे हो, तो टेक अप द हैचेट आपने उस बंदे के लिए कर लिया। अब इसका बिल्कुल उल्टा है बैरी द हैचेट। बैरी का मतलब होता है जमीन में गाड़ देना। तो जो खुरपी आपके हाथ में थी, अगर सामने वाले से आपकी दोस्ती हो गई है, अब खुरपी आप उसको गाड़ दोगे, बैरी कराओगे, तो इसका मतलब है टू एंड एन कॉन्फ्लिक्ट विद योर एनिमी। तो ये खुरपी से जोड़ करके रखोगे हैचेट से, तो दोनों याद रहेंगी, दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। टेकअप कर दिया तो हाथ में ले लिया खुरपी को, लड़ाई मोल ले ली, और बैरी कर दिया तो जमीन में गाड़ा है, लड़ाई को खत्म कर दिया। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट में ये दोनों कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। बढ़े आगे, चलो कनेक्ट करके रखा करो वर्ड्स को, वोकैब को, इडियम्स को। कह रहे जी कैंपेनर्स फॉर द मर्जर ऑफ कर्नाटका's मराठी स्पीकिंग एरियाज विद महाराष्ट्र अप द एंटे दिस वीक बाय ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस इन बेलगाम। कह रहे जो कैंपेनर्स थे, जो कैंपेन करने वाले थे, कैंपेन करना मतलब अभियान करना, तो जो अभियान करने वाले, जो समझ गए ना, सपोर्टर थे, और सपोर्टर किसके? मर्जर के कर्नाटका के मराठी स्पीकिंग एरियाज़ के महाराष्ट्र के साथ। कर्नाटका के उन एरियाज़ में जहां मराठी लोग बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, लोग रहते हैं ऐसे, उनको महाराष्ट्र में मिलाने के लिए। कह रहा है इस चीज़ को सपोर्ट जो करने वाले लोग थे ना, इन्होंने अप द एंटे कर दिया, इन्होंने स्टेक को बढ़ा दिया, इन्होंने और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया पूरे मामले को। और कब? दिस वीक, इसी वीक। और कैसे? ऑर्गेनाइज करके एक सभा को, कॉन्फ्रेंस को, कर्नाटका के बेलगाम नाम के शहर में। तो बेलगाम जो है कर्नाटका में आता है, लेकिन मराठी लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज की और बोला कि बेलगाम को तो कर्नाटका से काट के महाराष्ट्र में ले जाएंगे। कैंपेनर्स की वर्ब है अप द एंटे। अप द एंटे का मतलब होता है किसी घटना में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में स्टेक्स को बढ़ा देना। मैं आपको इसका बता देता हूँ बना कैसे है, ये मतलब ज़िंदगी भर याद रहेगी आपको इडियम। एंटे क्या होता है? अगर आपने ताश वाश खेली हो ना, जो जुआरी होते हैं शुरू में कुछ पैसे रखते हैं, मान लो 20-20 रुपये रख दिए, 50-50 रुपये रख दिए, छोटे जुआरी हैं। फिर क्या होगा? बीच बाजी के कोई दूसरा जुआरी, मतलब 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, किसी ने बोल दिया 50 नहीं, मेरे तो 500 लगाऊंगा मैं,
तो उसने क्या कर दिया, अचानक से अपनी स्टेक को बढ़ा दिया उस ताश के गेम में। एंटे होता है आपका वो स्टेक, और अप का मतलब होता है ऊपर लाना। वैसे ही अगर मान लीजिए कॉन्फिट था 50 रुपये का, लेकिन अचानक से वो कॉन्फिट हो गया 5,000 रुपये का, तो आपने क्या कर दिया, आपने अप द एंटे कर दिया। किसी भी कॉन्फिट में इंटेंसिटी लाने को बोलते हैं अप द एंटे करना। समझ गए? जैसे जुआरी अपना एंटे बढ़ा करके गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला बना सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये इडियम याद रखेंगे आप इसी तरीके से एंटे नाम के वर्ड से। आगे कह रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस wanted to attend it but were stopped by the police, leading to a flare up possibly as intended by the invitees and organizers। कह रहे हैं महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस इस बेलगाम की कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे, कह रहे वो चाहते थे अटेंड करना इसको, दे वांटेड टू अटेंड इट बट वर स्टॉप्ड, उनको रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। अब ये पूरी घटना कैसे हुई? ये पूरी घटना हुई लीड टू करते हुए, ले जाते हुए एक फ्लेयर अप की तरफ। फ्लेयर अप का मतलब होता है तनाव का अचानक से उभरना, एक सडन इंसिडेंट होना, तनाव भरा, है ना, इंटेंस इंसिडेंट, कहीं मारपीट हो गई, झड़प हो गई, मुक्केबाजी हो गई, है ना, घूसेबाजी हो गई। तो कह रहा है अचानक से एक फ्लेयर अप की तरफ लीड करते हुए सारा मामला गया, और कह रहा है पॉसिबली जैसा इंटेंटेड भी था, जैसा इंटेंशन था भी, और किसका, इन्वाइटीज और ऑर्गेनाइजर्स का। तो वो चाहते भी ये थे कि ऐसा ही हो, वहाँ से लोग आए, यहाँ की पुलिस कुछ करे, और क्या हो, इससे और ज़्यादा तनाव बढ़े। पॉलिटिशियंस की वर्ब है दो, पहली है वांटेड, दूसरी है वर स्टॉप्ड। फ्लेयर अप होता है एक सडन इंसिडेंट जो बहुत इंटेंस हो, पॉसिबली जिसमें थोड़ी वायलेंस भी हो। और आगे बढ़ते हैं, करेक्ट कर्नाटका प्रैक्टिस सिंस 2006 ऑफ होल्डिंग द विंटर सेशन ऑफ असेंबली इन बेलगाम इज इटसेल्फ एन असर्शन ऑफ इट्स अथॉरिटी ओवर द प्लेस। अब कह रहा है ये तो कर्नाटका में कुछ लोग थे महाराष्ट्रियन जो ये काम कर रहे थे, कर्नाटका के लोगों का कहना है, कह रहा है कर्नाटका की एक प्रथा है, एक प्रैक्टिस है सन 2006 से, जो है होल्ड करने की वहाँ की असेंबली के विंटर सेशन को, शीत सत्र को, और कहाँ पे, इसी बेलगाम नाम के शहर में। कह रहे ये प्रैक्टिस भी अपने आप में एक असर्शन है, इज इटसेल्फ है ना, असर्शन, इटसेल्फ मतलब अपने आप में, ये असर्शन है। असर्शन का मतलब होता है दावा है इसकी अथॉरिटी का इस प्लेस के ऊपर, इस जगह के ऊपर। तो कर्नाटका तो अपना शीत सत्र यहीं, शीत सत्र यहीं पे करता है, विंटर सेशन, तो कैसे बेलगाम को कभी महाराष्ट्र में मिलने देगा, है ना। प्रैक्टिस की वर्ब है इस। असर्शन का मतलब होता है क्लेम या दावा, है ना, अथॉरिटी के ऊपर अफर्मेशन या डिक्लेरेशन। चलिए, कह रहे रिसेंटली Mr. Bommai reiterated Karnataka's claim over 48 villages of Sangli in Maharashtra, drawing a sharp rebuttal। कह रहे हैं हाल ही में रिसेंटली मिस्टर बोमाई जो हैं कर्नाटका के सीएम, इन्होंने रीआइट्रेट किया, दोहराया, फिर से बोला, रिपीट किया कर्नाटका के दावे को, जो किसके ऊपर था, 48 गांवों के ऊपर था, सांगली नाम के जो है डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर। और ये सारा काम इन्होंने कैसे किया भाई बोमाई साहब ने? इन्होंने किया ड्रॉ करते हुए, इवोक करते हुए, एक्टिवेट करते हुए, जगाते हुए एक बहुत ही तीखी रिबटल को, प्रतिक्रिया को। रिबटल क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर काउंटर स्टेटमेंट जो आती है ना, वो होता है रिबटल, है ना। आपने कुछ बोला, मैंने उसका जवाब आपको दिया, तो वो एक रिबटल है, काउंटर स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन या डिनायल है। तो ऐसा ही रिबटल इनको भी महाराष्ट्र की सरकार से मिला ही होगा। बम्बई की वर्ब है रीआइट्रेट, रीआइट्रेट, इंजेमिनेट, रिपीट, हार्प ऑन, किसी चीज़ को बार बार कहना। रिबटल एक वन वर्ड है काउंटर स्टेटमेंट के लिए। ये वन वर्ड आपके क्विज में आज पूछा गया आपसे, काउंटर स्टेटमेंट को एक वर्ड में आप कैसे बता सकते हैं ना, रिबटल। कह रहे विद एक्सचेंजेस गेटिंग इंक्रीजिंगली प्रोवोकेटिव, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ टोल्ड द चीफ मिनिस्टर्स टू डायल डाउन द रिटोरिक एंड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट द मैटर। अब क्योंकि दोनों नेता ही बीजेपी के हैं, तो इससे हो क्या रहा है, बीजेपी को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। कह रहे सभी ये जो एक्सचेंज थे, एक्सचेंज का मतलब होता है देना और लेना, तूने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने तुझे कुछ बोल दिया। कह रहे इनके गेट होने के, इनके बिकम होने के लगातार प्रोवोकेटिव, लगातार भड़काऊ, कह रहे आपसी बातचीत के बहुत ज़्यादा भड़काऊ होने पे लगातार, तो हुआ क्या, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने कह दिया है, टोल्ड कर दिया है दोनों ही नेताओं को, दोनों ही सीएम्स को, कि वो डायल डाउन करें। डायल डाउन करना क्या होता है? किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ को डी इंटेंसीफाई करना। तो ये डी इंटेंसीफाई करें, मंदा करें अपने रिटोरिक को, अपनी हाईफाई टॉक को, और वेट करें, इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट का कि वो एडजुडिकेट करे, वो मध्यस्थता करे, पंचायती करे इस पूरे मामले में, इन द मैटर। आ रही बात समझ में? तो यूनियन होम मिनिस्टर ने यही बोला कि बीजेपी की आप बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट मत करवाओ, आपस में मत लड़ो, डायल डाउन करो पूरी सिचुएशन को, और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे किसके गांव कौन से स्टेट में आने चाहिए, है ना। मिनिस्टर की वर्ब है हैज शाह, हैज टोल्ड, अमित शाह की वर्ब, इन्होंने टोल्ड किया है मिनिस्टर्स को कि वो डायल डाउन करें और वेट करें। वेट यहाँ पे वर्ब नहीं है, एक्चुअल में वेट यहाँ पे इन्फिनेटिव है। टोल्ड द मिनिस्टर्स
टू डायल डाउन एंड टू वेट। अरे बात समझ में, दोनों ही जो है इन्फिनेटिव्स हैं। रिटोरिक आप समझ चुके हैं, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश, बड़ी बड़ी बातचीत। डायल डाउन करना, किसी चीज़ को डी इंटेंसिफाई करना, सिचुएशन को डिफ्यूज या मंदा बनाना। एडजुडिकेट का मतलब होता है किसी मामले में पंचायती या मध्यस्थता करना, रूलिंग या डिसीजन देना बीच में पंचायत करके, है ना। सुप्रीम कोर्ट का यही काम है। कह रहे जी द कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर बट इट कैन ओनली डू सो मच एज द अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट ओरिजिनेटेड along with the 1956 linguistic reorganization of states are not easily amenable to technical and legal solutions। अब ये सेंटेंस आपको देख करके बड़ा अजीब लगेगा, बहुत बड़ा सा भी है और थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ, लेकिन आसान है। ये वर्ड समझ लेना वोकैब वाले। कह रहा है कोर्ट जो है ना, द कोर्ट, कौन सी कोर्ट भाई, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है द कोर्ट, वो सीज्ड ऑफ है इस मैटर में। सीज्ड ऑफ क्या है, एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है अवेयर या इन्फॉर्म्ड होना किसी चीज़ के बारे में। कह रहा है कोर्ट को भी पूरी बात मालूम है इस पूरे मामले में, सीज्ड ऑफ द मैटर है कोर्ट भी। कह रहा है लेकिन ये कोर्ट भी उतना ही कर सकती है, इट कैन ओनली डू सो मच। ओनली डू सो मच का मतलब है इतना ही कर सकती है, लिमिटेड वे में, सो मच, इतना ही। कह रहा है क्यों, कह रहा है वो इसलिए एज क्योंकि जो अंदर छुपे हुए फैक्टर्स हैं, जो इंटीग्रल फैक्टर्स हैं इस पूरी घटना के अंदर, जो कारक हैं, जो ओरिजिनेट हुए थे, जो शुरू हुए थे, और किसके साथ में भाई, ये हुए थे शुरू में साथ में 1956 के लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के। तो 1956 में लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषाई आधार पे रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी भारत के राज्यों की, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था। कह रहे वहाँ से जो फैक्टर्स निकले थे ना, अंडरलाइंग फैक्टर्स, कह रहे वो आर नॉट, वो नहीं है ईजिली एमिनेबल, बहुत ईजिली ओपन, और किसके, टेक्निकल और लीगल सॉल्यूशंस के। एमिनेबल वर्ड आ गया ना, रिसेप्टिव होता है, एमिनेबल होता है जो किसी चीज़ के लिए ओपन होता है, तैयार होता है। तो ये फैक्टर्स इस तरह के हैं 1956 की इस पॉलिसी में नेहरू जी की, जिसमें लीगल और टेक्निकल सॉल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस मामले में कोर्ट भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगी। कोर्ट की वर्ब है इज सीज्ड ऑफ, व्हेन यू आर सीज्ड ऑफ समथिंग यू आर अवेयर या इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, अवेयर ऑफ समथिंग। इट की वर्ब है कैन ओनली डू, ओनली की पोजीशन अलग है, गलत है, आपको यहाँ को डू के बाद में ओनली को लगाना चाहिए। इट कैन डू ओनली सो मच, ये महज इतना ही कर सकती है, ओनली सो मच। देख रहे हो ना, ओनली की पोजीशन को गलत करके सो मच से पहले की जगह डू से पहले रखा हुआ है। अच्छा जी, अंडरलाइंग फैक्टर्स की वर्ब है आर, फैक्टर्स आर नॉट एमिनेबल। दैट की वर्ब है ओरिजिनेटेड, दैट आया है फैक्टर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। ओरिजिनेट का मतलब होता है कहीं से पैदा होना, अंडरलाइंग का मतलब होता है जो इनसेपरेबल हो, इंटीग्रल हो, जो अंदर निहित हो, इनहेरेंट हो, है ना, लेटेंट हो। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रीस्ट्रक्चरिंग या रीशफल, देश के राज्यों को बांट बांट के, तोड़ तोड़ के भाषाई आधार पे बढ़ाया गया उनकी संख्या को, इसी को बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये लिंग्विस्टिक वर्ड को देख लेना, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो भाषाई आधार पे हो, जो बेस्ड ऑन लैंग्वेज हो, हिंदी में बोलेंगे भाषाई, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक। ठीक है, लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक बना दिया हमने एडजेक्टिव फॉर्म में। अब देखो लिंग्विस्टिक तो पता लग गया आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो वर्ड्स, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लट। लिंग्विस्ट और पॉलीग्लट, इन दोनों के क्या मीनिंग्स होते हैं। कोशिश सभी को करनी है, बुरी ये चीज़ है कि जिसने कोशिश नहीं की, है ना। ये वर्ड आपने सबने सुने हुए हैं, तुक्का ही मार लो एक बार। चलो देखो, लिंग्विस्ट वो आदमी है जो स्टडीज लैंग्वेजेस साइंटिफिकली, ऐसा आदमी जो वैज्ञानिक तौर पे भाषाओं का अध्ययन करे, उनको स्टडी करे, रिसर्च करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। ठीक है, अब लिंग्विस्ट जरूरी नहीं है वो भाषाएं बोलना भी जानता हो, लेकिन पॉलीग्लॉट वो आदमी है, अ पर्सन हु स्पीक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस। अब जरूरी नहीं है पॉलीग्लॉट जो है कोई साइंटिस्ट ही हो, पॉलीग्लॉट एक अनपढ़ आदमी भी हो सकता है, बस भाषाएं कई बोल लेता है, वो स्पेनिश ही बोल लेगा, इंग्लिश ही बोल लेगा, है ना, इस तरह की कई भाषाएं बोलने वाला आदमी पॉलीग्लॉट। तो ये दो वर्ड्स हैं भाई, इंग्लिश में दिमाग में बिठा लेना, लैंग्वेज से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन इन पे आपको मिलेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा सोल्यूशन क्या है पूरी घटना का। कह रहा है जी कार्विंग आउट पॉलिटिकल यूनिट्स दैट नीटली कॉरस्पॉन्ड विद वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इज इम्पॉसिबल इन इंडिया। कह रहे कार्व आउट करना, कार्व आउट करने का मतलब होता है तराशना, जैसे मूर्ति को मूर्तिकार तराशता है ना पत्थर में से, कह रहे वैसे ही तराशने का काम है जो सियासी यूनिट्स का, राजनीतिक यूनिट्स का, जो नीटली, जो साफ तरीके से, दैट कोरस्पॉन्ड विद करें, जो साफ तरीके से रिलेशन में हो, जुड़ी हुई हो, और किसके साथ, अलग अलग तरह की लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के साथ में, भाषाई समूहों के साथ में। कह रहे ये तराशने का काम अपने आप में इम्पॉसिबल है इंडिया के अंदर, क्योंकि एक ही एरिया में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग मिल जाएंगे,
आधे लोग बोलेंगे हम मराठी हैं, आधे बोलेंगे हम गुजराती हैं, ऐसा झगड़ा आपका हमेशा चलता ही रहेगा। तो नीटली तो डिवीजन किया ही नहीं जा सकता भाषाई आधार पे हमारे देश में। कार्व आउट करने का मतलब होता है तराशना, इसकी वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कोरस्पॉन्ड विद, कोरस्पॉन्ड विद का मतलब होता है एसोसिएटेड विद होना, जुड़े हुए होना। दैट आया है यूनिट्स के लिए, क्योंकि यूनिट्स प्लूरल है इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट की वर्ब भी प्लूरल है बिना एस के। कह रहे जी एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दैट आर अकॉर्डेड स्पेशल राइट्स। कह रहे इसके एक रिजल्ट के तौर पे, एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे लगभग सभी स्टेट्स में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, भाषाई आधार पे कुछ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। कह रहे जो कि दिए भी जाते हैं, दैट आर अकॉर्डेड, जिनको अकॉर्ड भी किया जाता है पैसिव वॉइस में, अकॉर्ड करना मतलब देना, खास अधिकारों को, स्पेशल राइट्स को। आ रही बात समझ में? तो हर स्टेट में आपको कुछ उस स्टेट में भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक लोग मिलेंगे जिनको अलग कुछ राइट स्टेट जो है दे करके रखता है। स्टेट्स की वर्ब है हैव, दैट की वर्ब है आर अकॉर्डेड। दैट आया है माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक, इसका बिल्कुल उल्टा है मेजॉरिटी, जिसको बोलते हैं बहुसंख्यक। जानते हो ना इन वर्ड्स को आप? अकॉर्ड करना मतलब देना, यहाँ लगी हुई है पैसिव वॉइस, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको दिया जाता है, दे आर अकॉर्डेड या दैट आर अकॉर्डेड। कह रहे द महाराष्ट्र कर्नाटका रो फंडामेंटली अराइजेज आउट ऑफ अ लैक ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ दैट रियलिटी। कह रहे महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो रो है, रो मतलब डिस्प्यूट, शो डाउन, झगड़ा, तमाशा, इन दोनों का जो तमाशा है ना, बुनियादी तौर पे फंडामेंटली ये अराइज होता है, ये अपीयर होता है, ये खड़ा होता है, निकल करके आता है किस में से? आउट ऑफ, इसमें से जो है एक कमी या लैक, और किसकी? इस एप्रिशिएशन की, इस एक्नॉलेजमेंट की, इसी रियलिटी का, इसी सच्चाई का। तो इस सच्चाई को कर्नाटक और महाराष्ट्र मानने को तैयार नहीं है कि भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हमेशा रहेंगी, भाषाई आधार पे 100% नीटली किसी भी स्टेट का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इस रियलिटी को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, और फंडामेंटली यहीं से झगड़ा निकला है। एप्रिशिएशन मतलब एक्नॉलेजमेंट, किसी चीज़ को मान लेना। रो का मतलब होता है झगड़ा, इस झगड़े की, डिस्प्यूट की वर्ब है अराइजेस। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी आपको लास्ट में करवाऊंगा, पहले फ्लो में आर्टिकल पूरा करेंगे। फंडामेंटली का मतलब है बुनियादी तौर पर। कह रहा है इन 1957 महाराष्ट्र क्लेम्ड 814 विलेजेस एंड द 3 अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ बलगावी, कारवार एंड निपनीन कर्नाटका। कह रहे 57 में महाराष्ट्र ने क्लेम कर दिया, महाराष्ट्र ने दावा डाल दिया 814 गांवों पे, उन 3 अर्बन सेटलमेंट्स पे, 3 शहरी सेटलमेंट्स पे, इन सभी जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स में या इन सभी कस्बों में, टाउन्स में कर्नाटका के, इन कर्नाटका। तो ये हुआ 56 में भाषाई आधार पर नई पॉलिसी है हमारी स्टेट बनाने वाली, है ना। शायद महाराष्ट्र को डिवाइड करके गुजरात बनाया गया है ना, इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। तो वहीं से 57 में ही महाराष्ट्र ने बोल दिया कि कुछ हमारे जो है कर्नाटका में चले गए हैं, हमें वापस चाहिए। करेक्ट कर्नाटका, अब देखो सेमी कॉलम के बाद में, करेक्ट कर्नाटका नॉट ओनली रिबफ्ड महाराष्ट्र क्लेम्स बट ऑल्सो बिगेन टू क्लेम एरियाज इन कोल्हापुर, शोलापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। करेक्ट कर्नाटका ने ना केवल रिबफ किया, रिबफ का मतलब होता है काउंटर करना, सामने से उल्टी प्रतिक्रिया देना, रिबट करना। आपने ऊपर वर्ड देखा था ना रिबटल, उसी की फॉर्म है रिबट और रिबफ, दोनों सिनोनिम है रिबटल के। कह रहे कर्नाटका ने ना केवल उल्टा जवाब दिया महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के दावों को, बल्कि बट ऑल्सो, साथ ही साथ वो शुरू भी हो गया क्लेम करना कुछ एरियाज को इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो थे महाराष्ट्र के। तो यहाँ से पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। महाराष्ट्र की वर्ब है क्लेम्ड, कर्नाटका की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है रिबफ्ड, दूसरी है बिगिन। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ये कॉन्सेप्ट आज आपको करवाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से जानते हैं। जिस टाइप का वर्ड नॉट ओनली के बाद में रखेंगे, उसी टाइप का वर्ड आप बट ऑल्सो के बाद में भी रखेंगे। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। ऐसे ही ये कंजंक्शन 2 वर्ब्स को, नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को मिलाती है। कह रहे जी आगे क्या हुआ? कह रहे जी एल्सवेयर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना आर कॉट इन डिस्प्यूट अक्रॉस देयर बॉर्डर इन चंद्रपुर एंड आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट्स रिस्पेक्टिवली। कह रहे अगर कहीं और देखें, एल्सवेयर, समवेयर एल्स देखें, कर्नाटका महाराष्ट्र तो खूब हो गया। कह रहे अगर महाराष्ट्र तेलंगाना को देखें ना, तो वो भी कॉट हैं, पकड़े हुए हैं एक डिस्प्यूट में, वो भी जकड़े हुए हैं एक झगड़े में अपने बॉर्डर के दौरान, बॉर्डर के आसपास, अक्रॉस देयर बॉर्डर, चंद्रपुर और आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में एक दूसरे के क्रमशः। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेलंगाना मांग रहा है अपना एरिया, है ना, और तेलंगाना के आसिफाबाद को मांगता है महाराष्ट्र की हमें वापस कर दो। दोनों की वर्ब है आर कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़े हुए होना, जकड़े हुए होना किसी डिस्प्यूट में, किसी झगड़े में। कह रहा रिपोर्ट्स ऑफ पॉपुलेशंस वांटिंग टू हैव देयर प्लेसेस शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हैव इमर्ज्ड इन रिसेंट वीक्स। कह रहे कई रिपोर्ट्स भी आई हैं आबादी की, पॉपुलेशंस की,
और वो पॉपुलेशन जो वांटिंग है, जो चाहती है, और क्या कि वो हैव करे अपने प्लेस को शिफ्ट, वो करवाए अपनी जगह को शिफ्ट, और कहाँ से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कह रहा है ऐसी रिपोर्ट्स भी इमर्ज हुई हैं पिछले कई हफ्तों में, ऐसी रिपोर्ट्स भी उभर करके आई हैं पिछले कई वीक्स में। आगे सेंटेंस समझ में, रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव इमर्ज, सेंटेंस इतना ही है। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, अपीयर होना, एमिनेट होना, कहीं से निकल करके आना। सेंटेंस ये गलत है, कॉजेटिव वर्ब को गलत तरीके से यूज़ किया है। देखो सारे कॉन्सेप्ट तो मैं रोज़ करवा नहीं सकता, 2.5 घंटा की क्लास तो हो नहीं सकती, तो क्लास में थोड़ा सा रेगुलर रहो और बेसिक्स कर लो तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब जिन्होंने बेसिक्स किए हुए हैं और पॉजिटिव जानते हैं, हैव समथिंग डन, तो हैव देयर प्लेसेस शिफ्टेड, याद है ना, हैव प्लस में समथिंग प्लस में V3, गेट प्लस में समथिंग प्लस में V3, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे करना था, शिफ्टेड लिखते तो सेंटेंस सही बनता। करें इन द नॉर्थ ईस्ट सम बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स हैव कॉस्ट लाइव्स। करें नॉर्थ ईस्ट में भी देखो तो कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स ने कई स्टेट्स के बीच में जो थे उन्होंने कॉस्ट किया है लाइव्स को, उनकी वजह से कई जाने गई हैं। करें इट इज वाइज टू डिफर टू द कोर्ट्स डिसीजन ऑन एनी डिस्प्यूट्स बट हार्मनी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू embracing and promoting a political culture that is respectful of diversity that cannot be neatly demarcated। अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इस पूरे आर्टिकल की आत्मा यही सेंटेंस है। कह रहे ये बहुत ही वाइज चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप डिफ़र टू करें। डिफ़र टू करना क्या होता है, किसी चीज़ के सामने अपनी रिस्पेक्ट को पे करना, किसी चीज़ को मान लेना, बताया था ना आपको। तो बड़ी समझदारी की बात होगी कि आप मान ले कोर्ट के डिसीजन को किसी भी मामले में, एनी डिस्प्यूट में। कह रहे लेकिन फिर भी जो आपसी सद्भाव है, जो हार्मनी है, वो तभी आ पाएगी, और किसके थ्रू आ पाएगी, महज जरिए आएगी उस इम्ब्रेस करने के, उस गले लगाने के, उस अडेप्ट करने के एंड प्रमोट करने के एक पॉलिटिकल कल्चर को, एक सियासी संस्कृति को, ऐसी संस्कृति जिसको आप इम्ब्रेस भी कर लें और प्रमोट भी कर लें। और ये संस्कृति है कैसी, कह रहे जो रिस्पेक्टफुल है, जो पूरी इज्जत देती है भारत की डाइवर्सिटी को, भारत की विविधता को। और कह रहे वही डाइवर्सिटी है जिसको आप नीटली डिमार्केट नहीं कर सकते हैं, सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं, लिमिट नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो कल्चर ही ऐसा बनाओ, पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से अच्छी लाइट में दिखाया गया हो, क्योंकि डाइवर्सिटी को सीमाओं में बांधना बहुत मुश्किल है भारत जैसे देश में। बाकी समझदारी की बात तो यही है, आप कोर्ट का डिसीजन मान लो, ज़्यादा जो है तू तड़ाक से झगड़ा वगड़ा मत करो एक दूसरे के साथ। इट की वर्ब है इज, हार्मनी की वर्ब है कैन बी अचीव्ड, दैट की वर्ब है इज, दैट आया कल्चर के लिए, इसलिए कल्चर सिंगुलर है तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर है ना, दैट इज। इम्ब्रेस करना, गले लगाना, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। प्रमोट करना तो आप जानते ही हैं। डिफर टू करना, किसी चीज़ को मान लेना, किसी को रिस्पेक्ट पे करना, किसी की बात को समझ लेना, एक्नॉलेज कर लेना। चलो, डिमार्केट का मतलब होता है डिलिनेट करना, सीमाओं में बांधना। डिलिनेट, डिमार्केट, डिलिमिट और डिफाइन, चारों ही सीमाओं में बांधने के सिनोनिम्स हैं, है ना। कभी कभी आप इनको अलग अलग जो है सेटिंग्स में देखोगे। चलिए, कह रहे फ्लूइड पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज क्रिस क्रॉप द लैंडस्केप ऑफ इंडिया। कह रहे बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्रीज जो है ना, सियासी और सांस्कृतिक जो सीमाएं हैं, वो क्रिस क्रॉस करती हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है बीच में से काट छांट करके गुजरना। क्रिस क्रॉस करती हैं भारत की पृष्ठभूमि में, भारत के लैंडस्केप में। तो ये भारत का लैंडस्केप है, ऐसे आपको जो है बहुत सारी बाउंड्रीज मिलेंगी एक दूसरे को काटती हुई, समझ गए ना। क्रिस क्रॉस करना, काटना एक दूसरे को। बाउंड्रीज की वर्ब है क्रिस क्रॉस। लैंडस्केप का मतलब होता है पूरा एरिया या पूरा परिदृश्य बोल दो, बैकग्राउंड बोल दो, लैंडस्केप को बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं। कह रहा है इफ न्यू फायर्स आर लिट, एक सेकेंड ना, आर लिट थ्रू डिवाइसिव पॉलिटिक्स द जुडिशरी कैन डू वेरी लिटिल। कह रहा है अगर नई आगों को लगाया जाता है, न्यू फायर्स आर लिट, लिट मतलब लाइट की सेकंड थर्ड फॉर्म है लिट। अगर नई आग लगाई जाती है, और कैसे, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के जरिए, बांटने वाली राजनीति के जरिए, तो हमारी जुडिशरी जो है वो कर पाएगी या कर सकती है, कैन डू, ना के बराबर ही वेरी लिटिल। आग लगाओगे तो जुडिशरी भी इस आग को नहीं बुझा पाएगी, कहने का मतलब ये। फायर्स की वर्ब है आर लिट, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है लाइट, थर्ड फॉर्म है लिट, है ना, ऐसे बना हुआ है। जुडिशरी की वर्ब है कैन डू। डिवाइसिव मतलब जो बांटे, जो फूट डाले, जो डिवीजन करवाए। कह रहे दैट विल बी अ डबल इंजन फेलियर। कह रहे ये चीज़ जो है ना डबल इंजन फेलियर होगी। किसी भी विमान का क्रैश तभी होता है जब दोनों इंजन उसके फेल हो जाते हैं। एक इंजन अगर फेल हुआ ना, दूसरे इंजन से वो विमान बड़े आसानी से, कोई भी एयरक्राफ्ट जो है लैंड कर जाएगा। लेकिन आपकी पॉलिटिक्स भी ऐसी निकले खराब, है ना, आग लगाने वाली, और जुडिशरी भी कुछ ना कर पाए, तो ये डबल इंजन फेलियर वाली घटना इंडिया के लिए हो सकती है। चलिए, यही रैपअप करेंगे। सेशन बहुत इजी नहीं था आज का। आर्टिकल कम से कम 9:30-10 में से लेगा आपसे, है ना, इतने अच्छे लेवल का आर्टिकल है। तो ऐसे आर्टिकल पढ़ते हो तो
हिम्मत रखनी है आपको, ना कि डिस्करेज होना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वो वाला पेयर बताओ उन स्टेट्स का जिनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। फिर बोल रहा हूँ नहीं है वालों का नहीं, नहीं वालों का। तो समझदार हो आप, इसको तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर ही दोगे। एक सेकंड, ये मैंने कौन सा वर्ड लिख दिया यहाँ, राष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र आंध्रा, महाराष्ट्र तेलंगाना, और आपको लगता है तीनों का ही झगड़ा है आपस में, तो नन ऑफ द ऑल्टरनेटिव आपका आंसर बन जाएगा। निकालो आंसर को, फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, मेरे आंसर को वहाँ से चेक कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से किसको सजेस्ट किया गया है, एज वन ऑफ लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, वन ऑफ, एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ सॉल्विंग इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेज में से एक वे की तरह बताया गया है, एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि दो तरीके बताए गए हैं, तो दो में से एक तरीका ही मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो बता दो कौन सा तरीका है, आर्टिकल के हिसाब से कैसे झगड़े को सुलझाया जा सकता है। 1956 के इस लॉ को ही अमेंड कर दें, या दखल अंदाजी करवाएं सेंटर से पूरे मामले में, या फिर एससी की जो पंचायती है, जो मध्यस्थता है, उसको सुने, उसको हीड करें, और या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ को आसपास के राज्यों में ट्रांसफ़र कर दें। तो चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे झगड़ा सुलझेगा। तीसरे मीडियम में बरी द हेजेट करवा चुका हूँ आपको, इसका मीनिंग बताना है। चौथे में वन वर्ड है, एक पर्सन जो साइंटिफिक स्टडी करता है भाषाओं की, करवा चुका हूँ ना। पांचवें में आपसे पूछा है किसी आर्गुमेंट के सामने काउंटर आर्गुमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, तो कुछ मैंने बट वाला वर्ड करवाया था, है ना, वही इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे देख लेना काउंटर आर्गुमेंट के सामने क्या होता है। छवें और सातवें मिलेंगी आपको दो एरर्स। सेंटेंस है इन्फ्लेशन कैन ओनली बी टैकल्ड बाय अराइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। तो ये राइज अराइज वाला आज क्वेश्चन जो है ना रह गया है, क्लास भी लंबी हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं ना। फिर भी जिनको आता है, एक एरर तो आपको इसमें मिल जाएगी, ढूंढ लो। दूसरी एरर आपको मिलेगी ओनली नाम के वर्ड के साथ में। तो कमेंट सेक्शन में आंसर है, जाके चेक करो, मेरे वाले से अपने को मैच करो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।